ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज़ एक्सप्रेस पर आप देख रहे हैं शतरंज के खिलाड़ी, और शतरंज के खिलाड़ी में आज हमारे साथ हैं पूर्व टेस्ट खिलाड़ी मनोज प्रभाकर, जिनसे हम बात कर रहे हैं मैच फिक्सिंग के बारे में। उनके ऊपर जो आरोप लगते रहे हैं मैच फिक्सिंग को लेकर, उनसे उनके जवाब मांग रहे हैं। मनोज जी, आपका कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। मनोज जी, क्या बात है कि जब भी विवाद इस तरह का खड़ा होता है, एक बार फिर से आपका नाम घसीट लिया जाता है। जैसा कि अभी आपने कहा ब्रेक के पहले कि जो कुछ कार्रवाई हुई बोर्ड की तरफ से वो हो गई, उसका सब खत्म हो गया। अब दाग लगाकर आप उसको दिन भर उसको ब्रांडेड कर दो, ये उचित नहीं है। आपको ख़राब लगता होगा जब इस तरह के प्रश्न उठते होंगे? देखिए, असल में अंदर से सबको सही मायने में सच पता है कि सच क्या था। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। मनोज प्रभाकर अगर किसी चीज़ के लिए उतरा है, उसने कोशिश करी, उसने कोशिश उसकी कामयाब हुई है। पहले तो लोग सोचते थे कि ये होता ही नहीं, उसको दोषी ठहरा दी है, पब्लिसिटी के लिए कर रहा है। फिर लोगों ने जब चीज़ें सामने आई तो लोगों ने सोचा कि नहीं होता है, और क्रिकेटर्स ने भी बोला, जो चंद्रचूड़ कमेटी के सामने बोल गए कि ये चीज़ें नहीं होती, फिर उन्हीं लोगों ने बोला कि हाँ होता है। उसके बाद क्या हुआ ये पूरी दुनिया को सामने है, सच है, झूठ है, क्या है, सबको पता है। किस तरीके से शुरुआत हुई और किस तरीके से अंत हुआ, इन चीज़ों के बारे में मेरा ख्याल आज 15 साल हो गए। किया गया है? ऐसा नहीं कि मैं कहूँ कि नहीं। देखिए, कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है, और कीचड़ में उतरोगे तो दाग तो लगेंगे ही। इसके लिए मैं तैयार था, और मैंने कभी इसके लिए ये मैं नहीं सोचता कि नहीं मैंने क्या कर दिया। मगर मेरे करने के बाद अगर प्लेटफॉर्म क्लीन मिला है, अगर हमारी टीम उभर के सितारा बनी है, चाहे वो प्लेटफॉर्म मिला है गांगुली को, गांगुली के बाद कुंबले को, कुंबले के बाद धोनी को, तो दुनिया को पता है मनोज प्रभाकर ने क्रिकेट के लिए और क्रिकेटर्स के लिए क्या किया है। उसने अपने लिए नहीं किया। अगर ऐसा कहना चाहते हैं कि होम करते आपके हाथ जल गए? नहीं, देखिए, इसमें कोई रिग्रेट्स नहीं है मुझे कि हाँ मैंने किया और मेरे ऊपर इल्ज़ाम आ गए। मुझे पता था कि इस तरीके का होना है, मगर मुझे ये तसल्ली है कि चाहे बोर्ड ने मुझे वापस मेरा बेनेवलेंट फंड नहीं दिया, मुझे पेंशन नहीं दी, फिर भी मुझे बोर्ड से कोई चिंता नहीं है। अगर वो चाहते हैं कि उन लोगों के साथ जोड़ना जिन लोगों को वो लाइफ बैन कर चुके हैं, हाँ उसी कैटेगरी में करना, तो मुझे कुछ नहीं है। भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया। मगर मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज भी सिर्फ अकेला मनोज प्रभाकर क्रिकेट के मैदान में उतरा है, ना कोई और। किसी में इतना दम ही नहीं है कि सब ने अपना अपना हिस्सा लिया और चलते बने। आज भी मैं चाहता हूँ, मुझे भगवान की दया से सब कुछ है मेरे पास, अच्छी फैमिली है, अच्छे बच्चे हैं, अच्छा फ्यूचर है, अच्छी आमदनी है, मगर फिर भी मैं चाहता हूँ क्रिकेट के मैदान में वक्त बिताना। क्यों? क्योंकि ये मेरा पैशन है। आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपको विक्टिमाइज़ किया गया? आपने एक अच्छा काम करने की कोशिश की, कुछ बड़े लोगों के नाम लिए, क्या उन्होंने आपके खिलाफ इस तरह की मोर्चेबंदी कर दी कि आपको फंसा दिया गया इस मामले में? देखिए, मैं नहीं चाहता। देखो, जिसमें जितना दम था उसने उतना अपने हथियार फेंके, मगर मुझे कोई किसी से गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे यहीं सब कुछ है, यहीं सारा निर्णय होगा, यहीं स्वर्ग है और यहीं नर्क है। आज अगर आप एक चाल चलते हैं और वो आपकी चाल गलत डलती है, तो इसका मतलब ये नहीं आप बाजी हार गए। बाजी अभी भी है। इट्स ए बैटल, नॉट द वॉर। अभी मैंने बैटल हारी है, मैंने वॉर नहीं हारी। वॉर का इंतज़ार मैं अभी भी कर रहा हूँ, और यही चीज़ें सामने आएंगी। पहले तो लोग सोचते थे ये होता ही नहीं, फिर लोगों ने सोचा हुआ, सबको पनिश भी हुआ, आज जेल भी गए हैं लोग। मगर मैं आज भी यही कहना चाहता हूँ, किस चीज़ का इंतज़ार है? अब तो आंखें खुल जानी चाहिए। क्या पॉलिटिकल लीडरशिप उस समय की थी, उसने आपको सपोर्ट नहीं किया? देखिए, अब इतना मैं पॉलिटिक्स में भी गया तो मुझे ना वो खेल समझ में नहीं आया। मैंने ये सोचा कि आप मदद के लिए गए थे उस समय? नहीं, पॉलिटिक्स में मैं इलेक्शन में कंटेस्ट भी किया। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने कहा क्रिकेट में इतनी पॉलिटिक्स है तो मैं पॉलिटिक्स में जाके देखूँ कितनी पॉलिटिक्स। जब पॉलिटिक्स वाले क्रिकेट अच्छा कर सकते हैं तो क्रिकेट वाले पॉलिटिक्स भी कर सकते हैं? नहीं, वो तो फिर अज़ारुद्दीन में वो गुर है, वो कर सकते हैं। मगर मैं जिस हिसाब से गया था, जिस तरीके से मैंने क्रिकेट खेली है, उसी तरीके से मैंने
राजनीति को अपनाया, मगर ऐसे लोगों की राजनीति में जो भी चालें होती हैं जी। वो या तो गलत पड़ती हैं या फिर उस माहौल में वो ज़्यादा देर टिकते नहीं हैं। आज भी अगर मैं राजनीति में उतरूंगा तो एक अच्छी छवि से, और मैं कहूँगा कि हाँ, मुझे जो काम दिया जाए उसे मैं दिल से करूँगा। आपने तहलका के साथ मिलकर कुछ स्टिंग ऑपरेशन किए थे, फॉलन हीरो पूरा रिकॉर्डेड है, उसमें बहुत सारे नाम हैं, उनका जिक्र आप बेशक अभी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो तो बाकायदा दस्तावेज की शक्ल में बाज़ार में उपलब्ध हैं। क्या ये चीज़ें लोगों को दिख नहीं रही हैं कि जब वो इतने बड़े बड़े नाम खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ ऐसा है, उन्होंने ऐसा किया है, इनसे बात हुई है, ऐसा क्यों है कि उस तरफ से सब आंखें बंद करके बैठे हुए? देखिए, पहल किसने करी? मनोज प्रभाकर ने। सज़ा किसको मिली? मनोज प्रभाकर को। तो मैं नहीं समझता कि लोगों के जो दिलों में मेरे लिए प्यार है वो कम हो गया। आज जहाँ भी मैं जाता हूँ उतना ही प्यार मिलता है। आज मैं क्रिकेट के मैदान में भी उतरता हूँ तो मीडिया उसी तरीके से सपोर्ट करता है जिस तरीके से पहले करता था। आज क्रिकेटर्स भी मुझे उतनी इज्जत देते हैं जितनी पहले देते थे, मगर कुछ लोगों में ये गट्स होते हैं कि जहाँ पे आप सज़ा पा सकें दोबारा आप वहाँ गए हैं। तो ये सिर्फ मनोज प्रभाकर ने किया और किसी में दम नहीं है। और जो अगर कोई चाहता भी है क्रिकेट के मैदान में जाना तो सिर्फ लेने के लिए जा रहा है, वो देने के लिए नहीं जा रहा। तो लोगों को दिल में, लोगों के जहन में जो छवि है किसी भी लोगों की, वो साफ नहीं हुई है। वो आज नहीं तो कल फिर दोबारा यहीं आएगी और उंगलियां उठेंगी। मगर जो एक बार इस चीज़ में है, वंस इज ए चोर इज ऑलवेज ए चोर, ये तो दस्तूर है दुनिया का। चोर जो होता है चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। तो हेरा फेरियाँ करते करते आदमी फिर कहीं ना कहीं बड़ी दुविधा में फंसता है, और वही एक वक्त है। वक्त के सामने ना तो कोई ठहरा है और ना कोई ठहरेगा। आपके उस ऑपरेशन का हासिल केवल वो किताब रही, और कुछ भी उससे मिला आपको? नहीं, किताब मैंने नहीं छापी, ना मुझे कोई उसका फ़ायदा हुआ है जी। ये तो एक दुनिया के पास जिन लोगों ने सीडीज़ नहीं देखी थी, जो वो स्टिंग ऑपरेशन नहीं देखा था, उसको किताब के रूप में दिया गया ताकि वो पढ़ लें। और किताब अगर मेरा ख्याल गलत नहीं है तो हमने बेची नहीं, या मैंने नहीं, तहलका ने बेची नहीं, तहलका ने बांट दी। एक तो फेवर कर दिया उन्होंने कि हाँ, जो चीज़ हमारा मकसद था, एक क्लीन प्लेटफॉर्म देने का क्रिकेट के फील्ड पर, वो हमने दिया। उसके बाद देखिए, मैंने 5 से 10 साल तक का वादा किया था कि 10 साल की क्रिकेट मैंने क्लीन कर दी। उसके बाद आज फिर नाम उभर के आते हैं, अभी भी बोर्ड के पास नाम आते हैं, मगर बोर्ड चुप हो जाता है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये इसलिए नहीं होनी चाहिए कि नाम बेशक सबूत नहीं हो, मगर अपना होमवर्क तो कर लो। अपना होमवर्क ज़रूर करके रखना चाहिए ताकि कोई बड़ी गलती करे तो उनके पास बेस हो कि हाँ, आपका नाम पहले भी आया था। आपने उस किताब में लिखा है कि मुझे अभी भी डर लगता है, मेरी फैमिली के खिलाफ कुछ कर सकते हैं लोग। ये डर आज भी मौजूद है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मनोज प्रभाकर ना तो पहले डरा था, ये तो एक सर्कमस्टांसेस थे कि थ्रेट हुई, तो पूरी दुनिया को पता है थ्रेट हुई, मगर उसके बाद ना ही मैंने उस चीज़ को सोचा, ना ही मैंने कभी उसकी चीज़ के पास जाने की ज़रूरत कोशिश करी, और ना ही, देखिए, डर आदमी को तब लगता है जब आदमी ने कुछ गलत किया हो। आज मैं क्लीन हूँ, आज मैं डंके की चोट पे अगर कुछ कहता हूँ तो मेरे में वो हिम्मत है, उस समय आपके लोगों में नहीं। बच्चे को उठवाने की धमकी तक आपको मिली थी? बिल्कुल ऐसा भी था, मगर क्या है, सारी दुनिया को पता था। पुलिस कमिश्नर के साहब के पास गया था मैं, उन्होंने सिक्योरिटी भी मुझे दी थी, प्रदान करी गई थी, मगर उसके बाद जब ये चीज़ें हो गई तो सिक्योरिटी वापस ले ली गई और सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। एक पत्रिका के साथ मिलकर आपने ये सब किया और बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज की। एक दूसरी पत्रिका ने ऐसी भी रिपोर्ट छापी कि मनोज प्रभाकर इस पूरी फिक्सिंग वाले में इन्वॉल्व थे, ये प्रूव हो गया है। उन्होंने DRI की जांच के हवाले से कहा, टेप जो आपके फ़ोन वगैरह टैपिंग हुई थी उनके हवाले से कहा। देखिए, मेन क्या है, जो एपिसोड ख़त्म हो गया उसके बाद ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, जो भी मैंने स्टिंग ऑपरेशन किया
उसमें तकरीबन 25 लोग थे, वो अनकट मौजूद है। अगर कहीं भी किसी भी क्रिकेटर खिलाड़ी ने ये उसमें कहा होता कि मनोज यू वॉच आउट, तो मुझे भी लगता है यार मेरे ऊपर भी उंगली उठ सकती है। मगर मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था। मैं सिर्फ एक एम लेकर गया था कि हाँ अच्छा भला मेरा चल रहा था, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। मगर मेरा ये असूल था कि नहीं, जो गलत हो रहा है उसको कोई तो पहल करेगा, और मैंने पहल करी। बेशक इन्होंने क्या सोचा क्या, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। दोषी ठहराया नहीं ठहराया, एक अखबार वाले ने कुछ बोला, एक अखबार वाले ने कुछ बोला, मगर अंदर से सबको सब कुछ मालूम है कि कौन क्या है। उस समय जो जांच हुई सीबीआई की या बीसीसीआई की तरफ से, उससे आप कितने मुतमईन हैं? क्या आपको लगता है वो एक फेयर ट्रायल था? देखिए, मेन क्या होता है, सीबीआई के पास जब चीज़ जाती है तो लोगों का ये विश्वास है कि सीबीआई जो करेगी ठीक करेगी, और उन्होंने भरपूर कोशिश करी। मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है या मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है, मगर जो चीज़ें दिखाई गई उस पे जितना विचार करना चाहिए था, उसकी नींव में जाना चाहिए था, वो शायद हमने कोशिश नहीं की। बीसीसीआई के ऊपर छोड़ दिया गया। बीसीसीआई ने अपने डिसीज़न लिए, और जो डिसीज़न लिए, जिनको सज़ा देनी चाहिए थी उनको सज़ा दी। बीसीसीआई ने कोर्ट में भी मामले को नहीं ले गई, ताकि दोनों पक्षों को कहने सुनने का वहाँ मौका मिलता, आप भी अपनी बात रख पाते। नहीं, बात कोर्ट में नहीं जानी, कोर्ट की बात नहीं। जहाँ सीबीआई इन्वॉल्व थी, सीबीआई के पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं थे जिससे कि वो ये कहें कि हाँ इस पे एफआईआर दर्ज होती है। सीबीआई ने छानबीन करी, जो कि प्रेशराइज किया गया मिनिस्ट्री को कि हाँ संसद में ये क्वेश्चन उठा, सीबीआई के सुपुर्द किया गया। सीबीआई ने भरपूर कोशिश करी, और जो उन्हें लगा उन्हें सामने दे दिया। मनोज जी, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। एक ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं, आप कहीं मत जाइए।